चलिए चलिए, सॉरी फॉर द डिले सबको। मुझे फिगर आउट ही नहीं हो रहा था कैसे क्या करना है। कोई नहीं मैम, फर्स्ट टाइम है, वही धीरे धीरे सब रूटीन में आ जाएगा। सीख जाएंगे करते करते ही सीखते हैं। आपने सिलेबस देख लिया होगा, सिलेबस तो मैंने भेज दिया है, तो सिलेबस देखा आपने जो भेजा था मैंने हिंदी का? यस मैम। तो हिंदी में मैं समझा देती हूँ मैंने जो लिखा है। वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषणमयी विशेषण और विशेष्य, क्रिया विशेषण, संधि, कारक, वाच्य, काल, वचन, लिंग, अव्यय, समास, वर्तनी अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि और पदक्रम, रिक्त स्थान और गद्यांश, हमारे कॉम्प्रिहेंशन। और जो मैंने एक्स्ट्राज में लिखे हैं तो उनमें से आते नहीं है जनरली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन, पर इस बार एजेंसी चेंज हुई है, वेंडर चेंज हुआ है, तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर करे थे, इसलिए मैंने अपनी समझ से लिखे हैं वो। तो आप उनको ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको करने हैं कि नहीं। तो एक्स्ट्राज में मैंने शब्दों के भेद लिखे थे, तो अलग अलग प्रकार से रचना के अनुसार शब्दों के भेद कितने हैं, तो अलग अलग टाइप से योग ऋण है, अलग अलग शब्दों के भेद हैं, तो वो हैं इसमें। उसके बाद में वृत्ति है, क्रिया पक्ष है, वाक्य संरचना मैंने एक्स्ट्रास में लिखा है, पर इससे क्वेश्चन आता है। वाक्य संरचना में वाक्यों के भेद हैं। 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि आइडेंटिफाई करना था सरल वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, ये तीन भेद है। तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था सरल वाक्य हमको आइडेंटिफाई करना था। तो वाक्य संरचना तो आपका क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक्स्ट्राज में लिखा है, पर इस बार 2024 में उसका क्वेश्चन भी आया था, तो ये आप प्रिपेयर करके ही जा सकते हैं। चिन्ह लिखा है मैंने, अनेकार्थी शब्द, अलंकार आता नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पर इस बार मे बी आ भी सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। रस छंद आप देख सकते हैं अगर देखना है तो। उसके शब्दावली में विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और तत्सम तद्भव। तो ये पूरा का पूरा मैंने दोबारा से रिवाइज सिलेबस लिखा है हिंदी का, तो ये सारा आपका आता है। ठीक है, सिलेबस हो गया सबको क्लियर, या सिलेबस में कोई डाउट है? अब यस बोल मैम, सकते हैं क्लियर हो आप। गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। पहले तो मैं किस किस चैप्टर में आपको डाउट है वो मुझे बता दीजिए एक बार। मैम संधि। संधि, ओके। और काल, अभी काल के जो और एक्सटेंडेड फॉर्म्स है ना हाँ उसमें हाँ, रहते हैं। ठीक है, काल का बोल रहे हैं, काल ठीक है, काल कारक ऑल्सो। किसमें? कारक। कारक, ठीक है। कारक में भी कुछ कुछ डिफ्रेंसिएशन है, इजी टॉपिक है वो, पर कुछ कुछ में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो मैं एक बार ज़रूर एड्रेस करूँगी। मैम जो बेसिक्स है वो तो सभी को आ जाता है, ठीक है। जो हम्म। बट वास्ट क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमारा पिछले साल आया था, हम्म। तो उस टाइप से क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आपके पास होगा या कोई ट्रिक्स वाइज तो आप सेंड कर सकते हैं। मैं पहले, चलो हम शुरुआत करते हैं, मैं पहले थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन से, नहीं तो वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट छूट जाता है। मैंने आपको बोला था 2024 का आप एक बार रेफ़र करके आइए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैं उसके क्वेश्चन नंबर थोड़ा रेफरेंस में दूंगी कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। मैंने आज पूरा बैठ के उसका 2024 का एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए ही, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस लिख के लाई हूँ, कैसे क्या 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 आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, किस टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो पहले हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद में जो जो चैप्टर्स हैं उनको भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगी। तो कॉम्प्रिहेंशन आप खोल सकते हैं, कहीं खोल सकते हैं, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा आसानी रहेगी आपको। क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करा है जो पूछ रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप इसमें, लाइक वो पीडीएफ खोल के 2024 का मैंने आपको दिखाया था कुछ।
कैसे शेयर कर सकते हैं, मुझे आती ही नहीं है, स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे? मैम यहाँ साइड में 3 डॉट्स दिया है ना। अभी मैं आप क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप एक बार थोड़ा रेफरेंस आप अपने में खोल लीजिए वो एक बार, तो आप देखते रहेंगे तो वो सही रहेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं अपने। वैसे काजल जी आराम से हो जाएगा। आपके डेस्क पे जो कंप्यूटर टाइप एक डेस्कटॉप बना हुआ है ना, उस पे आप जैसे ही अपना आप लैपटॉप से हैं या मोबाइल से हैं? मैं मोबाइल से ही हूँ, लैपटॉप से नहीं। मोबाइल पे देखिए डेस्कटॉप टाइप सेव बना हुआ है, उसमें जैसे आप फिंगर ले जाओगे सेव स्क्रीन। रिकॉर्डेड आप डाल दोगे क्या यूट्यूब पर? अब पता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है, अब कितना रिकॉर्ड हो रहा है अभी मैं पता नहीं है मुझे तो। नहीं आपका रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है आपका रिकॉर्ड हो अच्छा रहा है। अच्छा, चलिए चलिए अभी- शुरू करते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो, काफ़ी कुछ कवर करना है। ठीक है, मैं लास्ट में रखूँगी क्वेरी सेशन, थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट लास्ट में रखूँगी, आप एक बार सुन लीजिए। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन, माइक सबसे बंद करवा दीजिए, बस राहुल जी का माइक प्लीज़ ओपन प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ सब लोग म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर दीजिए। राहुल प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन सबसे आई थिंक काफ़ी लोग कर लेते हैं। हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन तो इजी होता है। गद्यांश जो होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं लिखा था मैंने, 20 आई थिंक 20 आए थे इस बार 2024 में। हाँ 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 क्वेश्चंस आपको 20 में से आपके 18-19 तो ठीक होने ही चाहिए इसमें। तो गद्यांश में अगर आप रेफ़र करेंगे 67 क्वेश्चन को रेफ़र करेंगे, जिसमें 60 मुझे जो क्वेश्चंस इजी लगे वो मैंने कवर नहीं करे हैं, थोड़ा सा मुझे जिनमें डाउट लगा जो एड्रेस करने चाहिए उन्हीं को ही मैं रेफ़र कर रही हूँ। तो 67 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का ही, जिसमें सूफी काव्य में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है, ये क्वेश्चन था कि सूफी काव्य में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और उस कॉम्प्रिहेंशन की 6th लाइन है, तो 6th लाइन में लिखा हुआ है कि ईश्वर को मासूक माना गया है। तो मासूक और माशुका मतलब वो प्रेम और प्रेमी वाला संबंध होता है। तो इसमें तो फिर ऑप्शंस थे, हमको चूज़ करना था कि उसको ईश्वर को फ़कीर के रूप में देखा गया है, प्रेमिका के रूप में, या फिर संत के रूप में, या प्रेमी के रूप में। तो इसमें अगर आप ये पढ़ेंगे, वहाँ से एग्जैक्ट नहीं दे रखा वो वर्ड कि प्रेमी के रूप में देखा गया है, पर वहाँ से आप रेफरेंस प्लीज़ म्यूट कर दीजिए जिसका माइक ऑन है। अदिति थैंक यू। तो उसमें अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है कि उसको किसके रूप में देखा गया है, पर आप उस लाइन से रेफरेंस ले सकते हैं कि उसको माशूक के रूप में माना गया है, तो वहाँ से वो प्रेमी के रूप में, उसका आंसर प्रेमी है। ये 67 क्वेश्चन की मैंने बात करी। उसके बाद में 69 क्वेश्चन सेम पैराग्राफ में, उसके बाद में पूछा था मनुष्य और ईश्वर का क्या संबंध इस कॉम्प्रिहेंशन में दर्शाया गया है। तो जब हमने पढ़ लिया कि ईश्वर को प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है, तो ईश्वर का तो हमें ऑलरेडी पता चल गया वो प्रेमी है। तो मनुष्य और ईश्वर का जो प्रेम है उसमें वो प्रेमी और प्रेमिका का उसमें दर्शाया गया था कॉम्प्रिहेंशन में। तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब उसका बस आपको भाव समझना है कि उसमें क्या, डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा पर इनडायरेक्टली आपको वो चीज़ फाइंड आउट करनी है कॉम्प्रिहेंशन में। उसके बाद में 70 क्वेश्चन में था कि अलग अलग दिए गए थे। सर्वव्यापी क्या, अब सर्वव्यापक जो सब जगह फैला हो, सर्व का हमने पढ़ा होता है जहाँ भी सर्व जो सब जगह फैला हो, तो उसका आसान था। सर्वव्यापी का तो सब जगह फैला हुआ, हर तरफ फैला हुआ, तो 70 क्वेश्चन भी उसमें से आइडेंटिफाई हो सकता है। कुछ आपका वोकैब का पोर्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है, क्योंकि वोकैब विलोम शब्द भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि विलोम शब्द किस में पूछे गए थे, आई थिंक किसी में पूछे गए थे, इसमें खंडन मंडन करके कुछ पूछा गया था। 73 क्वेश्चन पे आते हैं। 73 क्वेश्चन में था क्लोज टेस्ट था ये। उसमें था कि 73 क्वेश्चन में सबसे पहले अधिक जनसंख्या को क्या किसके रूप में लिया जाता था। तो अधिक जनसंख्या, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, फिर अधिक जनसंख्या को किस रूप में लिया जाता है। उसके आगे आगे ही सेंटेंस था कि आज वही जनशक्ति। तो बाद के सेंटेंस में ऑलरेडी उस फर्स्ट वाले का आंसर था। अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है।
73rd का आंसर जो है आगे के सेंटेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, जनशक्ति उसके 73 के आंसर में था, तो उसमें आगे सेंटेंस था आज वही जनशक्ति, और जैसे इसमें था वरदान और अभिशाप, तो दोनों के आपको अगर पता है वरदान का क्या है, ये तो सिंपल सबको पता ही होता है, वरदान का विलोम शब्द अभिशाप है, तो वहाँ से आपकी आज वही जनशक्ति जो है, ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या बन गई है, अभिशाप बन गई है, ज़्यादा पॉपुलेशन होना, तो वहाँ इजीली वो चीज़ कर सकते थे। उसके बाद में 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में है कि अब सारे संसार की जनसंख्या वृद्धि को किस दृष्टि से देखा जा सकता है या किस दृष्टि से देखा जाता है। तो उसके बाद में हमारे पास ऑप्शंस थे, किस दृष्टि से देखा जा सकता है, बुरी दृष्टि से, उच्च दृष्टि से, हे दृष्टि से और अच्छी दृष्टि से। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये किस दृष्टि से हम देखते हैं, अच्छी दृष्टि तो नहीं होगी कि बढ़ रही है जनसंख्या को बहुत अच्छी बात है, हमको कंट्रोल करनी है पॉपुलेशन, तो जो इसमें अच्छी या उच्च है इन दोनों को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि अच्छी या उच्च तो कोई बढ़िया बात तो है नहीं, जनसंख्या बढ़ना हमारी कंट्रोल करनी है हमें पॉपुलेशन, तो आपने दो चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया इसमें 75 क्वेश्चन में, उच्च और अच्छी को। उसके बाद में हमारे पास दो ऑप्शन बचे जो कि नेगेटिव टोन में थे, वो थे बुरी और हे। अब बुरी और हे, या तो जनसंख्या वृद्धि हमारी क्या है, बुरी चीज़ है, बुरी दृष्टि से देखना, या फिर हे दृष्टि से देखना। हे का मतलब है घृणा, उसको कम अपेक्षाहीन भावना से देखना। जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको थोड़ा सा आज के समाज में तो थोड़ा वैसे देखा जाता है कि क्यों ज़रूरत है इतना, तो उसमें क्या है, फिर बुरी और हे में से आप दोनों में या तो रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो इसका आंसर हे था कि हम उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से हम जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं, तो इसका आंसर हे था। तो आप उन दोनों में से कम आप 50-50 पे तो होंगे। उसके बाद में 88 क्वेश्चन था, प्लीज़ जिसका माइक, प्रतीक्षा प्लीज़ माइक म्यूट कर दीजिए। उसके बाद में 88 क्वेश्चन था जिसमें कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछा था, उसमें फिर ऑप्शंस थे कि क्या क्या इसमें शीर्षक हो सकते हैं, तो उसका भाव समझना है कि हम मतलब क्या क्या शीर्षक हैं उसमें, तो उसका आंसर था मनुष्यता की प्राप्ति। तो ओवरऑल मतलब उसमें एग्जैक्ट कहीं भी नहीं, हाँ बोलिए। मैम मैं ये स्क्रीन शो कर रही हूँ तो इसमें से देख सकते हैं सब लोग। अच्छा ठीक है, हाँ तो 88 क्वेश्चन खोल रखा है आपने, 88 है ये? यस मैम। तो 88 में पूरे गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछा था, तो शीर्षक में अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट आपको सेकंड वाली जो लाइन है, जहाँ फर्स्ट लाइन ख़त्म है उसके बाद में सेकंड वाली लाइन जो है शुरू हो रही है, तो वो मेनली मनुष्यता की प्राप्ति, हम कैसे उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे दानवता और पशुता आ गई है, फिर मनुष्यता की प्राप्ति को लेके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में ही पूरा शीर्षक में बात हो रही है। तो वो ऑप्शन आप वहाँ से जो उसके भाव को समझिए, शीर्षक वहीं से मिलेगा, ये था। उसके बाद में 96 और 97 क्वेश्चन में कि आपकी वोकैब यूज़ हुई थी कॉम्प्रहेंशन में, वोकैब में क्या थे, विलोम शब्द था आई थिंक एक, और एक शायद मुहावरा था 96 और 97 क्वेश्चन में, तो वोकैब का भी कॉम्प्रहेंशन में बहुत बड़ा रोल है, तो कॉम्प्रहेंशन के 2-3 क्वेश्चन तो आपके वोकैब से ही हो जाएंगे। उसके बाद में 100 क्वेश्चन था कि उसमें धन को लेके था शीर्षक, कि इंसान को कितना ही धन मिल जाए पर फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, हमेशा उसे अधिक की लालसा रहती है। तो 600 क्वेश्चन में था कि शीर्षक हमें बताना था कि इसका क्या शीर्षक है। उसके बाद में उसमें था, तो मेन क्या क्या उसमें ऑप्शंस थे, संतोष से असंतुष्टि, उसके बाद में संतोष, धन सर्वोपरि, धन का लोभ और आनंददायी संतोष। तो हमें मेनली सेटिस्फैक्शन के ऊपर ही, कि धन से इंसान को मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो धन से भी ऊपर है, मेनली उसमें बात हो गई है कि हम मतलब खुद को सेटिस्फाइड हमें रखना चाहिए, कि ज़्यादा की लालसा में तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी मतलब चिंता से फ्री नहीं रह पाएंगे, हमेशा हमको चिंता लगी रहेगी। तो मेन उसका टाइटल सबसे इनमें सूटेबल क्या बन रहा था, संतोष धन सर्वोपरि, तो वही उसका आंसर था। थोड़ा डेप्थ में अगर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो अच्छे से मतलब उसमें मिल जाएगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा पर इनडायरेक्टली ज़रूर उसमें ही सारे के सारे आंसर्स उसमें छुपे रहते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाली बात हुई। उसके बाद में अगर हम 76 क्वेश्चन पे आएँ, 76 खोल लीजिए क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन था
उसमें मतलब ये वो था कि उसको अरेंज करना था, पदक्रम से रिलेटेड था कि अलग अलग दे रखे थे उसको, जैसे PQRS आता है पूरे सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, उसको अरेंज करना था। तो अगर आप इसको, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो अगर आप लास्ट के देखिए, सबसे लास्ट में देखिए, इसके ऑप्शंस के लास्ट में देखिए, इसमें क्या क्या ऑप्शंस के लास्ट में लिख रहा है, मतलब अगर लास्ट में हम देखें इनके तो क्या क्या लिख रहा है 76 क्वेश्चन में। कोई ऑप्शंस पढ़ देगा एक बार 76 क्वेश्चन के? यस मैम। हाँ जी। फर्स्ट ऑप्शन उसकी चालाकी की पूंजी थी। सेकंड चालाकी ही उसका था। अरे मतलब नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए भी वो चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैंने जो शेयर करी थी PDF, आपके में शायद दूसरी होगी PDF, मेरे पे अलग क्वेश्चंस, मैंने जो PDF टेलीग्राम पे शेयर करी है उस पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट, हाँ सेट अलग है, वही वही वही। भारत के अंकित है शासकों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हाँ वही हाँ क्वेश्चन हाँ है? हाँ जी, हाँ जी, वही वही अंकित वाल। प्लीज मैं पढ़ देता हूँ इनके ऑप्शंस। हाँ बोल दीजिए। पहला ऑप्शन है शासकों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के गुप्त वंशीय का नाम अंकित है स्वर्ण अक्षरों में। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है भारत के गुप्त देखिए वंशीय शासकों में। एक सेकेंड पहला क्वेश्चन है लास्ट में, देखिए आप इसके स्वर्ण अक्षरों में, तो क्या कोई क्वेश्चन में से एंड हो सकता है स्वर्ण अक्षरों में? आप एंडिंग देखिए, अब वो मत देखिए कौन पहले आएगा कौन बाद में। स्वर्ण अक्षरों में कोई भी सेंटेंस एंड हो सकता है? नहीं हो सकता। आप सब सारे इसकी एंडिंग देखिए कि सारे जो ऑप्शन हैं इनकी एंडिंग कहाँ हो रही है, कि कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है, वो कंप्लीट कब होगा? लास्ट में हमारी जो था, थी, थे, हाँ, मतलब कुछ वैसा आना चाहिए कि सब में इनकम्प्लीट लग रहा है, मे आ रहा है, पर आ रहा है, लास्ट में कोई भी कंप्लीट नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जिसमें लास्ट में अंकित है, तो वो पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट लगेगा आपको ऑप्शन। तो आप स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो पूरा ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने स्क्रीन शेयर किया तो पेपर सबको दिख रहा है, जैसे ये कंफर्म करना है, पेपर दिख रहा है मैंने स्क्रीन हाँ पे? हाँ दिख रहा दिख रहा। अब जो क्वेश्चन बोला मैं करता रहूँगा। हाँ थैंक यू। 77 क्वेश्चन आप देखिए एक बार, 77 क्वेश्चन, थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हैं। हाँ बस 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 सही है। हाँ तो 77 क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है? हाँ इसमें अरेंज करना, ये PQRS वाला है, इसमें अरेंज करना कि किसके बाद क्या सेंटेंस आएगा, तो वो अरेंज करना इसमें। तो वो अरेंज करने में आप देखिए पहले, आई थिंक ये PQRS के उसमें भी इंग्लिश में भी काम आता है कि जो दो ऑप्शंस हैं, जैसे आप देखेंगे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है, अगर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे आप उसमें दोनों में ही ख से शुरू हो रहा है, ख ख, और ग से ख़त्म हो रहा है, दोनों ही ग से ख़त्म हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि उन्हीं दोनों में से आंसर होगा। ज़्यादातर मतलब 90% या 95% इन्हीं दोनों में से आंसर होता है। इंग्लिश में भी आप देखेंगे PQRS इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हद तक वो सही होते हैं आपके। तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि जिन मैम ये आपने फॉर्मूला बताया कि जो जिससे शुरू हो रहा है, ज़्यादा ऑप्शन से शुरू हो रहा है उसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें तो करेक्ट होता है, अभी तक तो होता आया है, मतलब 90% तो चांस है कि आपका उन दोनों में से ही ऑप्शन में से ही सही होगा। तो वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि दो ऑप्शन आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट हुए, ख ख आपको पता चल गया फर्स्ट जो है सेंटेंस है वो ख हमारा, तो ख हम पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद यही है, मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। मैम प्लीज आपने जो अभी ट्रिक बताई थी प्लीज उसको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैं ये बोल रही हूँ कि जिस ऑप्शन में दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, दोनों ही ख से शुरू हो रहे हैं, तो दोनों, और अगर आप बाकी देखेंगे तो किससे शुरू हो रहा है? घ क। फर्स्ट जो है वो घ से शुरू हो रहा है, दूसरा ख से, तीसरा क से, और फोर्थ है ख से, तो ये शुरू हो रहे हैं। तो दो ऑप्शन एक ही चीज़ से शुरू हो रहे हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि उन दोनों में से ही आपका आंसर होगा, और लास्ट में भी उनके दोनों में ग आ रहा है, तो मेजरली उन्हीं दोनों में से ऑप्शंस होगा। तो आप उन दोनों में से एटलीस्ट 50-50 आपको पता चल गया, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आप ख के बाद क आएगा या फिर ख के बाद घ आएगा। तो फिर सेंटेंस को रिलेट करके पढ़िए कि कौन सा, दोनों को मिला के देखिए कि इस सेंटेंस के बाद ये आना सही लग रहा है या इस सेंटेंस के बाद ये आना सही लग रहा है, तो वहाँ से आप आंसर निकाल पाएंगे उसका, ठीक है। थैंक यू। 78 क्वेश्चन है,
78 क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो 78 क्वेश्चन में भी अगर आप इनके पीछे वाले ऑप्शंस देखिए, पीछे वाले ऑप्शंस है, फर्स्ट है लिखा था, सेकंड है जिस पर, थर्ड है जिस पर, और फोर्थ है लिफाफे को। तो आप देखिए लिफाफे को से क्वेश्चन एंड हो, मतलब कोई भी सेंटेंस एंड हो सकता है, नहीं हो सकता। जिस पर से कोई सेंटेंस एंड सार्थक नहीं बनेगा, वो जिस पर से नहीं एंड होगा। लिखा था, लिखा था से एंड हो सकता है। अगर आप फिर पूरा पढ़ेंगे तो आपका वो सही सूटेबल लगेगा आपको, और वही आंसर सही है। तो आप पीछे से भी काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, यस मैम, और टाइम भी बचेगा। वो टाइम सबसे ज़्यादा वहीं बचता है। तो इतना आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आपको उतना लगाने की, इधर उधर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आपको कुछ सेकंड में ही हो जाएगा, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 81 क्वेश्चन, कहाँ गई स्क्रीन? सिकंदर जी चले गए अपनी स्क्रीन लेके। कोई चला दो, स्क्रीन कहाँ गए? जी मैम, मैं ट्राई करूँ। अभी उससे पहले आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं यही कह रही थी 81 जो क्वेश्चन है उसमें भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे, अभी जो मैंने लास्ट वाला बताया आपको कि लास्ट में आप देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है, उसमें भी पदक्रम वाला ही था कि कैसे उनको अरेंज करना। तो लास्ट में सेकंड ऑप्शन था जिसमें कि 81 के सेकंड ऑप्शन में था मिला था। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में था अपीलों में था, और बाकी जो ऑप्शंस थे वो इनकम्प्लीट थे। मतलब पीछे से अगर हम देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट थे, उनका कोई भी सार्थक सेंस नहीं बन रहा था। तो इसलिए आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं उसमें 81 क्वेश्चन में, हिंदी में 81 क्वेश्चन। तो आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर उनमें से आप पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं, फिर पूरे सेंटेंस में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसमें सही ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 82 क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसमें है श्रीमान जी, मेरा आदेश है कि आप हमारी सभा में अवश्य आएँ। तो यहाँ पे आदेश की जगह कौन सा शब्द ज़्यादा सूटेबल होगा, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना था। तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं हमारे पास में? प्रार्थना, निवेदन, याचना या निर्देश। तो हम तो हम किसी से, मतलब आप हमारी सभा में आए, तो प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं, ये एक निवेदन है, एक हम एज अ निवेदन कर रहे हैं, ना कोई यहाँ आदेश दे रहे हैं हम, कोई याचना भीख भी नहीं मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आना ही पड़ेगा या इस तरीके से। तो ये क्या है, हमको आदेश को हम रिप्लेस कर सकते हैं निवेदन से कि आप हमारी सभा में आइए। तो निवेदन कर रहे हैं हम आपसे, आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इट्स जस्ट तो रिक्वेस्ट है ये। उसके बाद में 85 क्वेश्चन में है गाड़ी में मुझे बहुत दुख हुआ। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है मैडम अभी? हाँ, आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ बस दिख रहा है सबको क्वेश्चन? तो 85 क्वेश्चन है, गाड़ी में मुझे बहुत दुख हुआ, रात भर नींद नहीं आई। तो अब इसमें दुख की जगह हमें रिप्लेस करना था कि कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन थे कलेश, पीड़ा, कष्ट, अवसाद। तो अब हमें मतलब दुख, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ही होगी कि इतनी कोई पीड़ा वाली बात नहीं है, मतलब इनकन्वीनियंस होगी हमको गाड़ी में, कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब रात भर नींद नहीं आने से सिर्फ इनकन्वीनियंस हो सकती है, कोई ऐसी कष्ट वाली बात नहीं हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा पीड़ा हो जाएगी हमको। तो इसमें क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं कि हमको कष्ट हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ हमको, सिर्फ ये है। अवसाद का क्या मतलब होता है कि निराशा या उदासी होना, पर यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट हो रहा है कि नींद नहीं आई हमको, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी हुई, तो वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, वो दुख से कष्ट रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी मैम, ठीक है, आप पढ़ाइए प्लीज़। ठीक है मैडम। हाँ, उसके बाद में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जो मैंने फाइंड आउट करा पूरे पेपर के एनालिसिस में, वो है वर्तनी का। वर्तनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनको अलग अलग फॉर्म्स में पूछा गया है वर्तनी शुद्धि को।
जैसे एक मतलब अलग अलग सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपको अलग अलग टाइप की अशुद्धि दे रखी होंगी, पर मेनली उसमें वर्तनी की ही त्रुटि रहती है ज़्यादातर उनमें। तो वर्तनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान, मेरे भी खुद क्वेश्चन गलत हुए हैं वर्तनी को लेके, कि एक जैसे था कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, और एक क्वेश्चन में था कि अभिमान वाला, कि स्त्री बहुत अभिमानी होती है, समथिंग लाइक दैट। तो अभिमान वाला था, पर उसका मुझे ये नहीं पता था कि अभिमान जो है वो पुल्लिंग शब्द है। मुझे लगा स्त्री अभिमानी होती है, सही है, और मुझे इन दोनों में डाउट लग रहा था कि लक्ष्मीबाई वीरांगना होती है, ये भी सही है। अब दोनों में से कौन सा सेंटेंस है कि कौन सा हम करेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें था कि अभिमान, फिर मुझे पता चला कि अभिमान जो है वो पुल्लिंग शब्द है, अभिमानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है इसका। मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर तो मैंने नहीं लिखा है, पर आई थिंक वही, 29। हाँ तो उसी में ही होगा। कारक को लेके क्वेश्चन आया था 2024 में, संप्रदान कारक को लेके क्वेश्चन आया था। तो अब मैं कारक की बात ही कर रही हूँ, तो मैं कारक एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको, कि जिसमें आपको डाउट होते हैं किस किस कौन से स्पेसिफिक कारक में। कोई एक बार कारक के मुझे सारे वो बता दे, विभक्ति एक बार कोई पढ़ दीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन हे अरे संबंध, बंद काके की रा रे री अधिकरण, अधिकरण में पर हाँ बस। संबोधन हे। तो टोटल 8 कारक है हमारे। टोटल 8 कारक है हमारा। जैसे इन्होंने बताया, कर्ता ने कर्म को करण में से या द्वारा, दोनों विभक्ति चिन्ह यूज होते हैं करण में, से या द्वारा, दोनों, से लगा दो या फिर द्वारा, ठीक है, करण में। संप्रदान में के लिए और को भी संप्रदान में यूज होता है। तो को जो है वो कर्म में भी यूज होता है, संप्रदान में भी को यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, संप्रदान में के लिए या फिर को, ठीक है। अपदान में यूज होता है से जो यूज होता है वो अलग होने के सेंस में यूज होता है, ठीक है। संबंध में काकी के रारीरे, जिसमें हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, किसी का रिलेशन की बात करते हैं हम संबंध में। उसके बाद में हमारा अधिकरण में मे पर, उसके बाद में संबोधन में हे अरे। आई एम नॉट श्योर, अभी अपलोड करने का तो यूट्यूब पे देखते हैं वो। अभी तो पहले बात कर लेते हैं कर्ता ने। तो कर्ता ने तो सिंपल है, आई थिंक इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, सिंपल। पर ज़रूरी नहीं है आपको ने विभक्ति चिन्ह उसमें सेंटेंस में दिखाई दे। मेनली इसमें जो करता है, करने वाला जो है, उसका काम होगा, कर्ता होगा और क्रिया होगी, बस 2 ही चीज़ें होंगी इसमें, कर्ता और क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या है, करने वाला, पढ़ने वाला है, तो राम क्या है, हमारा कर्ता, पढ़ना क्या हो गई, हमारी क्रिया। तो कर्ता और क्रिया सिर्फ होंगे इसमें, कर्ता कारक में। ने विभक्ति चिन्ह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर अगर कर्ता और क्रिया है तो वो हमारा क्या होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक है। मैम लास्ट ईयर संधि से क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो इस बार आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि से बिल्कुल आ सकते हैं। कर्म कारक उसके बाद में सेकेंड है। कर्म कारक में क्या है, हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था अभी, जैसे उसका है क्वेश्चन है, जस्ट सेकंड में बोल रहा हूँ कि उसे रेडियो ले जाना है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, उसमें रेडियो को रेखांकित कर रखा है। तो मैं इसमें जो आप अभी इसमें उन्होंने कर्म कारक बताए, तो कर्म कारक है, हाँ कर्म कारक है इसमें। तो कर्म कारक जब भी हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कर्म कौन सा है, तो हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे उसमें। अगर हमें क्या का जवाब मिलता है तो वो हमारा कर्म होता है। जैसे कि इसमें आपने क्या बोला, किसको रेडियो ले जाना है, उसे रेडियो को ले जाना है। हाँ उसे रेडियो को ले जाना है, तो उसे रेडियो ले जाना है, हाँ, उसे रेडियो ले जाना है, उसे रेडियो ले जाना। तो उसे क्या ले जाना है, क्या का हमें आंसर मिल रहा है, उसे क्या ले जाना है, उसे रेडियो ले जाना है। तो क्या का हमें आंसर मिल रहा है, तो रेडियो क्या है, हमारा कर्म है। कहने का मतलब इसमें सही सेंटेंस ये बन रहा है कि उसे रेडियो को ले जाना, मतलब भावार्थ ये बन रहा है। हाँ पर वो जैसे मैंने बताया कि कर्ता में भी ने ज़रूरी नहीं आपको हर सेंटेंस में, विभक्ति चिन्ह उसका ने है, पर वो सेंटेंस में ज़रूरी नहीं यूज़ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही कर्म में भी है कि को यूज़ भी हो सकता है, नहीं भी यूज़ हो सकता है। कर्ता के लिए किसने क्वेश्चन बनेगा, जैसे इसमें क्या है, कर्ता के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, अगर पता करना हो तो। कर्ता के लिए मैंने बताया ना, वो कर्ता होगा और क्रिया होगी, उसमें कर्म नहीं होगा उसमें।
जैसे राम पढ़ता है, रेणु जाती है, तो रेणु है, जाने वाली कौन है? रेणु। तो रेणु कार्य कर रही है तो रेणु करता है, जाना क्रिया हुई तो रेणु जाती है। ये सिंपल क्या हुआ? कर्ता कारक हमारा। उसके बाद में कर्म कारक पे आते हैं। कर्म कारक में मैंने जैसे बताया, क्या से क्वेश्चन पूछेंगे आप, अगर आपको क्या के क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो वो हमारा क्या है? कर्म कारक है वो। जैसे राम पत्र पढ़ रहा है, तो राम कौन है? कर्ता। पत्र पढ़ रहा है, पढ़ना इसमें क्या है? क्रिया है। क्या पढ़ रहा है? राम पत्र पढ़ रहा है। तो हमें क्या का जवाब मिल रहा है कि क्या पढ़ रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो क्या का जवाब जब भी हमें मिले वो हमारा क्या होता है? कर्म होता है। उसके बाद में जैसे गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो इसमें को भी आ रहा है हमारा। गुरु ने किसको, क्या या किसको का हमें आंसर मिल जाए, क्या या किसको? गुरु ने किसको शिक्षा दी? शिष्य को। तो शिष्य क्या है? कर्म है इसमें, ठीक है। और को भी इसमें आ रहा है। पहले वाले में राम पत्र पढ़ रहा है, उसमें को नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसमें कर्म दे रखा था, पत्र, तो इसलिए वो क्या था? कर्म कारक था। पर विभक्ति चिन्ह ज़रूरी नहीं हमेशा दिया हुआ हो, तो आपको वैसे भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। करण कारक की अगर हम बात करते हैं तो करण कारक में से या द्वारा आता है हमारा। से भी लग सकता है या द्वारा भी आ सकता है। जैसे कलम से पत्र लिखा जाता है, या फिर कलम द्वारा पत्र लिखा जाता है, कलम से पत्र लिखता है, मतलब कलम से। तो कलम क्या है? वो माध्यम है। तो से या द्वारा में जो भी चीज़ आएगी वो एक माध्यम के रूप में काम करेगी हमारा। आई थिंक से या द्वारा तो इजी होता है, वो किसी माध्यम के द्वारा जब हम किसी चीज़ को जैसे रेडियो द्वारा ये गाना सुना जा रहा है इस तरीके से, तो रेडियो द्वारा, तो रेडियो एक माध्यम हो गया। टीवी द्वारा या टीवी से कुछ काम हो रहा है, तो इस तरीके से या द्वारा जो होगा वो हमारा करण कारक में होगा। उसके बाद में संप्रदान कारक में इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस करना। संप्रदान कारक में के लिए भी हो सकता है, को भी। अब को हमें आइडेंटिफाई करना है कि को जो है वो कर्म कारक का है या फिर संप्रदान कारक का को है, तो उसको आइडेंटिफाई। जैसे बालक दूध के लिए रोता है, तो बालक दूध के लिए रोता है, कौन सा कारक है? के लिए आ रहा है इसमें, तो के लिए संप्रदान कारक है। बालक दूध के लिए रोता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में पूछूंगी, आपको बताना कौन सा कारक है, ठीक है। दीपक ने गरीबों को कंबल बांटे या कंबल दिए, गरीबों के लिए। हाँ, तो गरीबों को आ रहा है वैसे, पर के लिए नहीं आ रहा है इसमें, को आ रहा है। पर वो अगर कोई भी चीज़ देने के सेंस में हो, जब भी कोई हम चीज़ देने के सेंस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो को भी आ रहा है वो हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है सबको। उसके बाद में अपदान कारक पे आते हैं। अपदान कारक में से आता है। से जो यूज़ होगा वो हमारा करण कारक में भी होता है और अपदान कारक में भी यूज़ होता है। तो से अपदान कारक में जो यूज़ होता है वो अलग होने के सेंस में होता है। मेनली अपदान कारक में, जैसे हम गांव से दिल्ली जाएंगे, तो गांव से दिल्ली जाएंगे, तो गांव और दिल्ली दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे हम गाँव से। जब हम दिल्ली जाएंगे तो वो यहाँ से क्या हो रहा है? अलग होने के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो जब भी अलग होने के सेंस में से का यूज़ हो तो वो क्या होता है? अपदान कारक होता है। और एक सेंटेंस है, वो बताना आप क्या, कौन सा कारक है, ठीक है। अब मैं सारे सेंटेंस में से कोई सा भी पूछ सकती हूँ। यह मोहन का घर है, कोई भी बता सकता है। संबंध कारक होना चाहिए। रिपीट कीजिए एक बार सेंटेंस। यह मोहन का घर है। संबंध। हाँ, संबंध कारक है, सही है। एक और मेरा क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं, ये कौन सा कारक है? अपदान। तो इसमें भी क्या आ रहा है? से आ रहा है। पर जब भी से, अब से हमारा करण कारक में, ये करण कारक क्यों नहीं है? हाँ, तो जब भी कंपैरिजन की बात हो, तुलना की बात हो, या फिर हम डिफरेंशिएशन की जब हम बात करें, भिन्नता की बात हो, या कोई भी चीज़ शुरुआत करने की बात हो, सीखने की बात हो, तो उसमें हमारा कौन सा आता है? अपदान कारक आता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों का, तो उसमें क्या आता है? अपदान कारक आता है। वहाँ पे से जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो अपदान कारक में होगा, ठीक है। उसके बाद में संबंध आपने बता ही दिया काकी के, जिसमें भी रिलेशन बताए। मोहन की कार है, उसका घर है, तो आपस में रिलेशन बताए घर और उस आदमी का, तो इस तरीके से वो संबंध तो ईजी है ही। फिर उसके बाद में अधिकरण है। अधिकरण में क्या है? में या पर। और में या पर किसी वस्तु पे, मतलब बैठने के सेंस में या वहाँ रहने के सेंस में। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं,
तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर आ रहा, अधिकरण में में या पर आता है। तो कोई कहीं बैठा हो, कोई कहीं रहता हो, उस सेंस में, कोई कहीं ठहरा हो, तो उस सेंस में जो आता है में या पर, वो हमारा किस में आता है, अधिकरण कारक में। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पर से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में संबोधन, तो हे अरे वो सब इजी होता है। हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, या इस तरीके से, तो हे लग गया और एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, तो वहाँ से आपको संबोधन कारक हो गया। ठीक है, कारक में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब काल मैं आपको बता देती हूँ, काल में, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है काल में। ठीक है, सबसे पहले जो मेनली थ्री, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बहुत डिटेल में, जो मेन पॉइंट है वही बताऊँगी मैं। तो मेनली 3 टाइप्स के हमारे हमने 3 भेद होते हैं काल के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, कोई बताएगा? मैम 3। और कोई? 4 होते हैं। और कोई? भूतकाल के कितने होते हैं? हाँ हाँ, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। क्या? हाँ, टेंस ही है। एक बार को वो हो गए कि पूछ क्या लिया। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो ये जिन लोगों ने गलत बताया वो अपना करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं, एक बार कोई नाम बता देगा मुझे? मैम सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। बिल्कुल 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 सही। तो ये 6 भूतकाल के। कोई और वर्तमान काल के 5 भेदों के नाम बता दीजिए। थैंक यू हिमांशी। मानव वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। हाँ, तो मैं एक इसमें बोलना चाहूँगी, एक जो इन्होंने बताया अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी बोलते हैं। तो वो किसी भी नाम से आ सकता है, अपूर्ण वर्तमान काल के भी नाम से, या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल, उसके बाद में तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद में पूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद में संदिग्ध, उसके बाद में संभाव्य। ठीक है, ये 5 हो गए। भविष्य के बता दीजिए 3। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 3 हो गए। ठीक है, अब इनके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। सामान्य भूतकाल में, तो सामान्य भूतकाल, अब मैं सेंटेंस बोलूँगी तो आप लोग आइडेंटिफाई करना कौन सा भूतकाल है। देखते हैं मतलब कितना आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मोहन स्कूल जा रहा था, अब कोई सा भी हो सकता है ये, अभी मैं सिर्फ भूतकाल की बात कर रही हूँ। मोहन स्कूल जा रहा था, ये 6 भेद में से कौन सा भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल में पूर्ण। हाँ, तो अपूर्ण भूतकाल है ये। मोहन स्कूल जा रहा था, तो जिसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, ये जिसमें भी लास्ट में आए वो हमारा क्या होगा। आपको बाकी वो जो आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक रूल्स याद रखिए, उससे आपका एक एक आंसर करेक्ट होगा उससे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो जिसके भी पीछे नोट्स हैं क्या आपके पास? मैं नहीं, मैंने नोट्स बनाए थे, पर अभी मेरे पास में मतलब अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में, मेरे पास में कोई कंपाइलेशन नहीं है। वो मुझे कॉपी मिल नहीं रही कंपाइलेशन की, मैंने कुछ वीडियो से ही कुछ रेफरेंस लेके अभी लिखे हुए हैं बताने के लिए, तो अभी ये तो है नहीं मेरे पास में। हाँ, तो मैं अभी बता रही हूँ। अपूर्ण भूतकाल में आप बस ये याद रखिए कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, जिसके भी लास्ट में ये आए वो आपका पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, ये क्लियर है? उसके बाद में ये चीज़ बताइए, राम किताब पढ़ चुका था, ये कौन सा है? राम किताब पढ़ चुका था, पूर्ण भूतकाल में।
ये पूर्ण भूतकाल है। तो जिसके भी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, या फिर आई थी, आए थे, या लास्ट में या, ये और था थी थे लास्ट में आना ही चाहिए। तो ये या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं और लास्ट में था थी थे ये आए तो वो क्या होता है? जैसे आई में ये लगता है ना लास्ट में, ये, हाँ, तो आए तो उसमें भी ये लगता है, तो वो वाला। और लास्ट में उसके भी बाद में, आई के बाद में भी थी लगना चाहिए या था लगना चाहिए या थे लगना चाहिए, ठीक है। और चुका या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये दो चीज़ें आप याद रखिए। इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें ये लगे तो वो वहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं आसन्न भूतकाल, मतलब और किसी का क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। राम खाना खा चुका, ये बताइए कौन सा भूतकाल है? राम खाना खा चुका, आसन्न। नहीं आसन नहीं है, सिर्फ इतना, राम खाना खा चुका। सामान्य भूतकाल। हाँ, सामान्य भूतकाल है ये, राम खाना खा चुका। इसके चुका के बाद में कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये याद रखना। पूर्ण वर्तमान में भी ऐसे ही होता है ना कि राम खाना खा चुका है। किसमें? वर्तमान में? पूर्ण वर्तमान में भी चुका कहाँ से आ जाएगा उसमें वर्तमान में? तो है लगता है ना। और चुका कहाँ से आ जाएगा उसमें वर्तमान में? वर्तमान में चुका नहीं आएगा, भूतकाल की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं सुन लीजिए, सामान्य भूतकाल में लास्ट में या तो जैसे आई, लास्ट में सीता बाज़ार से आई, तो वो आई पे ख़त्म हो गया, ये पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आई, उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो या ये उस पे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में या फिर चुकी पे ख़त्म, चुका, चुकी पे ख़त्म हो गया, उसके बाद में कुछ भी नहीं लग रहा, हा ना था, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा उसमें। तो जब सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाए, वो हमारा क्या हो, जैसे रीना लखनऊ से लौट आई, तो लौट आई, तो आई पे ख़त्म हो गया, ये आ रहा है इसमें, तो वो हमारा क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। राम खाना खा चुका, तो चुका पे ख़त्म हो गया, उसके बाद में चुका था या चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा उसमें, तो चुका पे एंड हो गया हमारा, वो सामान्य भूतकाल है, ठीक है। राम खाना खा चुका है, कौन सा काल होगा फिर मैम? ये आसन्न भूतकाल होगा, यही नेक्स्ट है। राम खाना खा चुका है, अगर है लग रहा है उसमें, तो वो होगा आसन्न भूतकाल, ठीक है। यही कंफ्यूजन था मैम, आसन भूतकाल मतलब पूर्ण वर्तमान काल हो रही है जो आप बता रहे हैं, आसन भूतकाल, इसमें कंफ्यूजन था। बस इसमें ट्रिक्स याद रखिए, किसके पीछे क्या आ रहा है और कौन कहाँ ख़त्म हो रहा है, पीछे का ही खेल है। भूतकाल में खाना खा चुका, हाँ, सामान्य भूतकाल में सिर्फ खाना खा चुका, वह बाजार से आई पे ख़त्म हो गया, चुका पे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, खाती थे, हाँ है, कुछ भी नहीं लगेगा उसमें सामान्य वाले में, ठीक है। आसन्न भूतकाल में क्या लगेगा, आई है लगना उसमें कंपलसरी है आसन्न भूतकाल में, ये याद रखना है, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आई है, आए हैं, इस तरीके से है लगना कंपलसरी है, आई हैं या फिर चुका है, समझ गए। आसन्न भूतकाल में ये सिर्फ आपको याद रखना है लगना कंपलसरी है उसमें, है, हूँ, ठीक है। आसन भूतकाल में मैम? हाँ, आसन्न भूतकाल में। तो यही तो मैम कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या है अब इसमें? मैम ये देखिए, आसन भूतकाल में चुका है, चुकी है। हाँ। हम थोड़ा वर्तमान में चलते हैं, तो वर्तमान में ये पूर्ण वर्तमान काल है, उसमें भी चुका है, चुकी है। अरे चुका कहाँ आता है वर्तमान में? पूर्ण वर्तमान काल में नहीं आता चुका मैम। रवि अपना दफ्तर साफ कर लिया, रवि दफ्तर जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, या तो ये मेरा गलत है अगर मैंने कहीं से लिखा है तो। इंग्लिश के हिसाब से तो यही होता है, बट हिंदी में थोड़ा नहीं, चुका कहीं भी नहीं आता है वर्तमान में, आपने गलत लिखा है। अभी मैं वर्तमान बताऊंगी, आप करेक्ट कर लेना उसको एक बार। एक जगह पढ़ा है, पूर्ण वर्तमान में चुका है, चुके हैं, आया हूँ, ऐसे आता है, जैसे वह पढ़ चुका है, तो ये पूर्ण वर्तमान में है। काल में मैम चुका था आता है, इसमें चुका है आता है वर्तमान में। मैंने तो चुका कहीं नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम में भी कहीं नहीं आया, मैंने जितने PYQs देखे हैं चुका तो वर्तमान में नहीं आया है। उसमें पूर्ण वर्तमान में आया है, मतलब है उसी सेंस में लगता, आया है, पढ़ा है, पढ़ी है, आई है, ये लगता है पूर्ण वर्तमान में।
में आया है, आई है, दोनों ऑप्शन है मैम। कोई बात नहीं मैम, इसको मैम बट ये आया है आई है इसमें भी तो आ रहा है ना क्या आ रहा है इसमें? पूर्ण भूतकाल में। दिया है जैसे कहाँ आ कि रहा है आया इसमें? है, ये जा है। पूर्ण भूतकाल में कहाँ आ रहा है? ही है था आ रहा है ना उसमें तो, भूतकाल में तो जब वर्तमान में चलेंगे तो एक पॉइंट आएगा तब हम ये चर्चा करेंगे। आई आई है थोड़ी ना आ रहा है इसमें, है कहाँ आ रहा है इसमें भूतकाल में? वो तो चुका था है। ही आ रहा है राइट। हाँ, पीछे का इसमें बहुत कंफ्यूजन है। एक एक आप लिखेंगे ना, एक कॉपी पे अलग अलग लिखे, सिर्फ रूल्स याद रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। तो असल भूतकाल में ये है कि चुका, चुकी, चुके, और कोई था थी कुछ नहीं, राइट मैम? आसन्न भूतकाल में है लगना कंपलसरी है लास्ट में। चुका है, चुका, आई है, या तो आई है, आए है, या ये के बाद में है लगेगा, या फिर चुका, चुकी, चुके के बाद में है लगेगा। बस इतना याद रखिए आसन्न भूतकाल में। ओके मैम। है लगना उसमें कंपलसरी है। मैम ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हो तो रहा है। देखो अब पता नहीं है मुझे कितना रिकॉर्ड हो रहा है, वो बाद में ही पता चलेगा। मैम ग्रुप में भेज देना। चलिए देखते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो सामान्य भूतकाल हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया, और अपूर्ण भूतकाल हो गया, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण बता दिया मैंने, हाँ अपूर्ण हो गया। संदिग्ध भूतकाल पे आते हैं। तो संदिग्ध भूतकाल में आपको याद रखना है, होगा, होगी, होंगे, ये लगेगा लास्ट में। चुका, होगा, चुकी, होंगे, चुके, मतलब चुका, चुकी, चुके, और लास्ट में होगा, होगी, होंगे, या आई, होगी, ये, या फिर चुका, चुकी, चुके, उसके बाद में होगा, होंगी, होंगे, ये लगेगा। वह खाना खा चुका होगा, तो खा चुका होगा, तो चुका होगा आ रहा है लास्ट में। वह आया होगा, तो या आ रहा है इसमें, या और फिर होगा, या ये, तो आया होगा। या तुमने गाया होगा, तो गाया होगा में क्या आ रहा है, या और फिर होगा। ठीक है, या ये चुका, चुकी, चुके के बाद में होगा, होगी, होंगे आएंगे। ठीक है, ये संदिग्ध भूतकाल में। उसके बाद में हेतु हेतुमत भूतकाल में, हेतु हेतुमत भूतकाल कंडीशनल सेंटेंस है। तो दोनों ही हमारी क्या होंगी, जिसमें एक काम का होना दूसरे काम पे निर्भर करे, और दोनों ही काम क्या हुए हों, पास्ट में हुए हों, भूतकाल में हुए हों। जैसे यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो अभी वो पास भी नहीं हुआ है और कठिन परिश्रम करा ही नहीं उसने, तो दोनों चीज़ें ये कहाँ हुई हैं, पास्ट में ही हुई हैं दोनों सेंटेंसेस। तो यदि ये करते तो ये हो जाते, पास्ट की ही दोनों चीज़ें बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। परिश्रम कर लेते तो सफलता मिल जाती, इस तरीके से। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, तो फसल अच्छी हुई नहीं है, तो पहले की बात कर रहा कि अगर ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो ये हमारा क्या होता है, दोनों ही सेंटेंस पास्ट में हो और दोनों कंडीशनल हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो वो हमारा क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। ठीक है, हो गया भूतकाल। उसके बाद में हम आते हैं वर्तमान काल पे। वर्तमान 1:05 भूतकाल, एक सामान्य भूतकाल कुछ है। सामान्य भूतकाल बता तो दिया, सामान्य भूतकाल बताया नहीं, आप उसी पे तो डिस्कशन कर रहे थे। हो गया मैम, हो गया। हाँ सारे हो गए, एक बार दोबारा से देख लेना। वर्तमान काल पे चलो बात करते हैं, बहुत टाइम निकल रहा होगा, 2 ही टॉपिक होने बाकी है। हाँ, तो वर्तमान काल में हमारा सामान्य वर्तमान है सबसे पहले। इसमें तो सिंपल है कि क्रिया जो है हमारी वर्तमान काल में होती है। ताती ते के बाद है आएगा, मतलब मोहन पढ़ता है, वह जाता है, इस तरीके से, मतलब ताती ते मेनली इसमें यूज़ होते हैं, उसके बाद में है आता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में ये तो। उसके बाद में हमारा तात्कालिक वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान या फिर जिसे हम अपूर्ण वर्तमान भी बोलते हैं। हाँ, तो दोनों तरीके से आप दोनों नाम याद रखिए, किसी भी नाम से आ सकता है। तो तात्कालिक वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, उसमें आएगा आपका रहा है, रही है, रहा है, मतलब है आएगा लास्ट में, और रहा है, रही है, रहे है आएगा। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे मोहन पढ़ रहा है तो क्या आ रहा है लास्ट में, रहा है। मैं लिख रहा हूँ तो लास्ट में क्या रहा हूँ। तो जिसमें भी रहा के साथ में है आए और रहा, रही, रहे के साथ में है या हूँ आए, तो वो हमारा क्या है, हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद में हमारा पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। जैसे कि वह आया है, आया है में क्या है,
याई ये आ रहा है आ रहा है साथ में, तो वह आया है, तो वो मतलब आ गया है वो, तो मतलब वो कार्य पूर्ण हो गया, वह आया है। उसके बाद में जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ी है मतलब अभी पढ़ी है उसने, मतलब पूर्ण हो गया है वो, राम ने पुस्तक पढ़ी है, सिंपल है आ गया लास्ट में, और याई ये या फिर बड़ी की मात्रा इस तरीके से आ गया है, तो वो पूर्ण वर्तमान जिसमें कार्य पूर्ण हो जाए। उसके बाद में संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब जिसके क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, तो संदेह प्रकट क्या, मोहन पढ़ता होगा, तो हमको नहीं पता कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मतलब पढ़ता होगा, हम तो मान रहे हैं उसको कि वो पढ़ ही रहा हो, मोहन पढ़ता होगा, तो लास्ट में इसमें क्या आएगा, होगा होगी ये सब आएगा इसमें लास्ट में। और ताती ते मतलब प्रेजेंट में है, तो उस प्रेजेंट वाला सेंटेंस होगा, और होगा होगी ये सब संदिग्ध वर्तमान काल में क्या आएगा, होगा होगी होंगे इस तरीके से आएगा। जैसे माँ खाना बना रही होगी, तो माँ खाना बना, हम वो कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, हमें श्योर नहीं है बना ही रही होगी, ये टाइम हो रहा है जैसे 8 बजे खाने का, तो हम बोल रहे हैं कि माँ खाना बना रही होगी इस टाइम, तो बना रही होगी, तो होगी आ रहा है लास्ट में, और लास्ट में रहा रही इस तरीके से, तो लास्ट में होगी आना कंपलसरी, होगा होगी होंगे, और वर्तमान में वो होगा सेंटेंस, संदिग्ध वर्तमान वो होगा। उसके बाद में संभाव्य वर्तमान, जिसमें कार्य काम करने की संभावना हो, एक्सपेक्टेशन हो, जैसे मोहन आया हो, तो लास्ट में हो करके सेंटेंस होगा, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ हुई हो, तो प्रेजेंट में हुई हो और हो इस तरीके से, मोहन आया हो, यह काम हुआ हो, काश, मतलब इस तरीके से जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, संभावना किसी चीज़ की जब हमें रहती है प्रेजेंट टेंस में, तो वो संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है। उसके बाद में भविष्य काल, भविष्य काल में तो हम मतलब फ्यूचर की बात करते हैं, क्रिया जो है भविष्य में जब हमें सूचना देनी हो भविष्य में कुछ काम करने की, जैसे वह घर जाएगा, तो वह घर जाएगा क्या मतलब फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, वह घर जाएगा, तो सिंपल है ये सामान्य भविष्य काल, वह घर जाएगा। उसके बाद में संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा, संभावना कि क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए मतलब चोर पकड़ा नहीं गया है फ्यूचर में हम, और उसमें भी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, संभावना है, शायद हमने शायद का यूज़ करा है हमने कि शायद चोर पकड़ा जाए, तो उसमें संभाव्य भविष्यकाल की बात हो रही है कि शायद चोर पकड़ा जाए, भविष्य में होगा ये काम, और शायद से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, इसकी संभावना है बस, संभाव्य भविष्यकाल। फिर है हेतुमद भविष्यकाल, जिसमें वही जैसे हमने पढ़ा था उसमें हेतुमद भूतकाल में। चलिए अच्छी बात है, सेम वीडियो देखिए तो मैम क्योंकि एग्जाम्पल सेम है। हाँ चलो सही है, समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन सही होने चाहिए, बस वही इम्पॉर्टेंट है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें, बस मेन पॉइंट्स को पकड़ना है आपको, ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक्सपर्ट नहीं बनना, हमको पेपर निकालना है, बस उतना ही हमको पढ़ना है, तो इसलिए अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए और उसी का ही बार बार रिविजन करिए, क्लैरिटी डेवलप करिए कि क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है आपस में इनमें, तो उससे आंसर आपका निकल आएगा। हेतु भविष्यकाल में क्या है कि आपस में दोनों चीज़ें जो होंगी, अब कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों ही फ्यूचर में होंगी चीज़ें, तो वह कमाए तो मैं खाऊं, तो अभी कमाया भी नहीं है, मतलब वह कमाए तो कमाने वाला है, अभी जैसे नौकरी लग गई तो कमाएंगे, तो वह कमाए तो फिर क्या होगा, दूसरा बंदा डिपेंडेंट है फिर तब वो खाएगा, तो वह कमाए तो मैं खाऊं, तो ये दोनों ही क्या है भविष्य में है, और दोनों ही क्या है डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो ये हेतुमत भविष्य काल होगा। ठीक है, काल क्लियर हुआ कुछ? मैडम एक डाउट रह गया, अब बताइए जस्ट मतलब देखिए आपने जो बताया कि ये अपना आसन भूतकाल है, उसमें या ये आएंगे कुछ आएंगे मैम, और सेम चीज इसमें आ रही है पूर्ण वर्तमान काल में भी, या ये आपने भी अभी बताया वही चीज हो रहा है, जैसे सीता आई है तो ये कौन सा काल हुआ मैम? क्या सीता आई है कौन सा काल हुआ? सीता आई है, हाँ सीता आई है, ये तो पूर्ण वर्तमान ही होगा। अच्छा ये आसन भूतकाल नहीं हो सकता, उसमें भी या ये है आपने बताया, मतलब पर उसमें भूत का सेंस नहीं आ रहा ना उसमें, तो मतलब सीता आई है मतलब वो प्रेजेंट में कार्य पूर्ण हुआ है। ठीक है, सेंस भी समझने वाली बात है ना कि उसमें सेंस किसका आ रहा है, पास्ट का आ रहा है या प्रेजेंट का? एग्जाम में तो सेंटेंस लिखा आएगा ना मैम, क्या एग्जाम में तो सेंटेंस लिखा हाँ सेंटेंस आएगा, सेंटेंस ही आएगा, उसमें बताना कौन सा काल है।
तो उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि आसन भूतकाल में भी या है, ये इस पिक्चर से यही से खत्म होता ना वो भी। हाँ, उसमें ये पर आपको वो सेंस देखना कि वो पास्ट में जा रहा है सेंटेंस या प्रेजेंट में बात कर। सीता आई है तो ये प्रेजेंट की बात है, तो वो पास्ट से प्रेजेंट भी ध्यान रखना। पास्ट प्रेजेंट तो वो सेंटेंस के भाव से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेंटेंस तो किसी में हम गद्यांश में देगी तभी भाव देख पाए ना। सिंगल सेंटेंस में तो दोनों में सेम भाव ही आएगा। सीता आई है, ये अपना वर्तमान काल भी हो सकता है और आसन भूतकाल भी हो सकता है। अब मैं चला हूँ, ये क्या है? मैं चला हूँ, कौन सा काल है? मैं चला हूँ, बताइए कौन सा काल है? सभी लोग नहीं, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। मैं चला हूँ कौन सा काल है? और कोई? मैं चला हूँ, क्या लगता है आप लोगों को कौन सा काल है? और कोई प्लीज बताइए। ये आसन्न भूतकाल है। मैं चला हूँ, मैम ये सेम लग रहा है। कौन सा? आसन्न भूतकाल और वर्तमान। हाँ तो मैं चला हूँ, अब इसमें क्या है? मैं चला हूँ तो वो चला हूँ, मतलब मुझे तो सेम नहीं लग रहा है। अब पता नहीं वो सेंस के ऊपर बात है कि आप उसका सेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं पर। मैम मुझे क्या लगता है कि ये दोनों चीज़ एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, एक साथ नहीं ऑप्शन में आती है। वो आएंगे तो भूतकाल के ही ऑप्शन आएंगे, तो आप उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान के तो आपस में वर्तमान के ही ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नहीं दे सकता मैम, क्योंकि इसमें सेंस हम या तो गद्यांश में देके लाइन दे तभी हम सेंस निकाल पाएंगे, या फिर अगर सिंगल सेंटेंस देंगे तो दोनों ऑप्शन नहीं दे पाएंगे वो। हाँ, दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, आपको भूतकाल के ही ऑप्शंस देंगे, तो आपको उनमें आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो डिफ्रेंसिएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैम इसमें बता सकते हैं माली ने पौधों को पानी दिया है, तो इसमें आसन है या पूर्ण वर्तमान? माली ने पौधों को पानी दिया है। सवाल है मैम, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन एक ही देगा तभी होगा मेरे ख्याल से तो ये सेम आसन भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों सेम सेंस दे रहे हैं मैम, और दोनों में ये जो सेम है, आ है, चुका है, ये दोनों में सेम आ रहे हैं। पानी दी, मुझे तो पूर्ण वर्तमान ही लग रहा है ये वाला कोई सेंटेंस। PYQs नहीं है क्या मैम, जिनके बेसिस पे हम ऑथेंटिकेट आंसर्स पता कर सके? तो PYQ में भूतकाल बता रहे हैं। मैंने ये वाला ये पढ़ा है उसमें ये आसन भूत दिया हुआ है, माली ने पौधों को पानी दिया है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो रहा है, पर आपको जो ऑप्शंस आएंगे ना उसमें या तो भूतकाल के होंगे या वर्तमान के ऑप्शन से। आप भी एक बार इससे चेक करिए कि क्या क्या इसमें दे रखे हैं। आई थिंक ऑप्शन नहीं है, जैसे एक्सप्लेनेशन है जो आसन भूतकाल की, उसके ऑप्शन नहीं है। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया है, लता ने गीत गाया है, और जैसे नहीं तो इसमें उसमें ये पूछ रहा होगा ना कि कौन सा काल है, इसमें इस तरीके से ऑप्शन होंगे ना। जैसे आसन की डेफिनेशन होती है ना, आसन भूतकाल की डेफिनेशन दी है और उसमें उदाहरण दिए हुए हैं। अच्छा, नहीं मैं बोल रही हूँ डेफिनेशन उदाहरण तो ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर तो वो सेंटेंस दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा काल है। तो उसमें जो काल के ऑप्शन दिए होंगे वो आपको इस तरीके से दिए होंगे, तो आपको ये नहीं कि एक वर्तमान दे दिया एक भविष्य दे दिया, आपको एलिमिनेशन से जाइए। फिर आप ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो आइडेंटिफिकेशन अगर या तो भाव से आइडेंटिफाई हो रहा है या फिर आप एलिमिनेशन से जाइए। एलिमिनेशन से आप संभाव्य को तो एलिमिनेट कर देंगी, हेतु मत लिख रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगी, मतलब एलिमिनेशन से जाइए, उस पर फिर आप करेक्ट पे पहुंच जाएंगे। मैं तो एलिमिनेशन बहुत यूज़ करती हूँ क्वेश्चंस में, तो एलिमिनेशन से ज़रूर सही हो जाएगा ये। बोलिए। मैं आधा घंटा और बस ले रही हूँ। अब कौन सा, हाँ मैं एक बार थोड़े से मैंने PYQs लिखे हैं तो उन्हीं को डिस्कस कर लेती हूँ मैं, जो इसमें आए हैं। जैसे विलोम शब्द इसमें पूछे गए थे, मतलब अब की जो पूछे जा रहे हैं विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं वो वाक्य की फॉर्म में पूछे जा रहे हैं कि इस वाक्य में किस वाक्य में इसका विलोम शब्द दिया हुआ है। तो आपको चारों सेंटेंस पढ़ने हैं और उसका विलोम शब्द किसी में दिया होगा। तो अगर आपको पहले से ही उसका विलोम शब्द आता है तो आप बस ऊपर से ही पढ़िए, पूरा चारों सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका विलोम शब्द पढ़िए। अब निर्जल का पूछा था, निर्जल का विलोम शब्द किस वाक्य में सही प्रयोग हुआ है,
तो निर्जल का आपको पता है सजल है, तो सजल है तो आप सजल देखिए सजल कहाँ पे है, तो वो सजल जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट है। तो पहले से वो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर उसका एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो वो पढ़ने की ज़रूरत है आपको सारे ऑप्शंस, नहीं तो सारे ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिए। हश्व का पूछा था कि हश्व का क्या है, तो हश्व का क्या है, दीर्घ है। आग्रह का पूछा था, आग्रह का दुराग्रह है। उसके बाद में अल्प का पूछा था, अल्प का अति है। खंडन का पूछा था, ये कॉम्प्रहेंशन में पूछा था, खंडन मंडन। तो खंडन मंडन आपको पता, खंडन का क्या मतलब क्या है, हम किसी उत्तर का खंडन करते हैं, मतलब उसको हम वो करते हैं कि नकारते हैं उस चीज़ को। खंडन करना मतलब रिफ्यूज़ करना उस चीज़ को। और मंडन क्या होगा, उसका उल्टा हो गया, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, समर्थन करना किसी चीज़ का, तो खंडन मंडन। तो उसमें इसका मीनिंग पूछा था, खंडन मंडन का क्या मीनिंग है, कॉम्प्रहेंशन में ही पूछा था ये। तो आपको ये विलोम कॉम्प्रहेंशन में भी हेल्प करेगा। तो विरोध हो गया, समर्थन हो गया। चंचल का पूछा था, चंचल का विलोम शब्द क्या है, स्थिर। तो ये सारे के सारे मैंने सारे नोट्स में मेरे, तो ये सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा आप लिमिटेड पढ़िए, कम से कम 90% जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे उसको, और फिर एलिमिनेशन से भी आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे थे, जैसे जिसे बुरे भले का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं, अबोध बोलते हैं। उसके बाद में 4 ऑप्शन थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुद्धि ही जिसकी आंखें हो, या जो बुद्धि ही जिसकी आंखें हो उसे क्या बोलेंगे, कोई ऑप्शन दे रखा था। उसके बाद में जो कार्य मनुष्य के लिए उचित ना हो, अमानुषिक, जो रीति बुरी हो, कुरीति, जिसके नीचे रेखा हो, रेखांकित। तो मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता था, बुद्धि जिसकी मतलब बुद्धि ही जिसकी आंखें हो, इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था, पर बाकी 3 मुझे पता थे कि इनके ये वाले चीज़ सही हैं। तो मुझे नहीं पता था उसका अशुद्ध है या नहीं है, पर इन तीनों का, बाकी तीनों ऑप्शंस का मुझे पता था, इसलिए मैंने तीनों एलिमिनेट करके वो आंसर टिक कर दिया। और मुझे नहीं, फिर बाद में मैंने देखा प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं उसको, बुद्धि ही जिसकी आंखें हो, तो प्रज्ञा चक्षु, चक्षु मतलब आंखें, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, या मेधा चक्षु भी बोल सकते हैं, मेधा भी बुद्धि को। उसके बाद में हमने वचन, वचन भी इम्पॉर्टेंट है। वचन में किसी को डाउट है? नो मैम। अच्छा ठीक है। वचन तो आई थिंक इजी है, जैसे बच्चों ने खूब शोर मचाया, तो पूछा था बहुवचन कौन सा, तो बच्चों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुवचन है। वह सभी लड़के अच्छे घरों से हैं, तो लड़के से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुवचन है। फिर पूछा था पुलिस को देखकर भीड़ रुक गई, तो इसमें कौन सा वो वचन है, तो भीड़ क्या है हमारी, पूरा एज अ होल हम उसको देख रहे हैं एज अ ग्रुप, तो वो क्या है, समूहवाचक है, तो वो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन भीड़ में आएगी, तो वो ठीक था। फिर अध्यापक का क्या होता है, बहुवचन, अध्यापक गण होता है बहुवचन। उसके बाद में पूछा था कि एक वचन और बहुवचन में कौन से शब्द समान रहते हैं, तो योद्धा जैसे है तो दोनों में समान रहता है वो। सिर्फ एक वचन कौन सा है, शब्द आपको याद कर लेने हैं कि कौन से सिर्फ एक वचन होते हैं, कौन से बहुवचन होते हैं, और जो दोनों में चेंज नहीं होते, तो वो याद कर लें। सिर्फ एक वचन में सोना था। द्रव्यवाचक जो भी संज्ञाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, घी हुआ, तेल हुआ, पानी हुआ, ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी, सिर्फ एक वचन में आएंगी। उसके बाद में एक वचन का पदार्थ और वो आते हैं उसमें। हवा वैसे द्रव्यवाचक ही होगी जहाँ तक है। कोई और बता सकता है हवा का? हवा का पता है किसी को? ये वचन में जैसे बाकी में तो ए लग जाता है, टोपी, टोपियाँ, वस्तु, वस्तुएं। एक साधु का आया था, उसमें साधुओं बता रहा सही, साधु का सही में वचन में, हाँ वचन में, और साधुएं भी नहीं बन रहा है, तो साधुओं ही बनेगा, मतलब अगर देखें नियरेस्ट तो वही बन रहा है। फिर वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा वो कि साधु, साधु का साधु बनेगा कि नहीं, क्या ऑप्शंस दिए हैं उसके ऊपर। इस सबसे बेहतर मेथड होता है कि आप एलिमिनेशन से जाओ, कि आप 2 तो एलिमिनेट कर ही लोगे, फिर 2 में से आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आंसर करना है। और किसी कौन से चैप्टर में किसी को डाउट था? मैम वर्ण में आपको या अपने ग्रुप में अगर किसी को वर्ण में क्या हो रहा है, जैसे हम अल्प प्राण, महा प्राण ऐसे याद करेंगे, दूसरा, चौथा, अगर कोई बंदा हो या बंदी हो हमारे ग्रुप में हो या इवन आप हो,
जो 10-15 मिनट में ये बता पाए कि ऐसे हम नाक से सांस लेते हैं, अल्प प्राणों को ऐसे बोलते हैं, वो मतलब ऐसे कुछ बोलने पर के तरीके से अगर उसमें पर आई थिंक बोलने के तरीके से काफ़ी गलत भी हो जाते हैं, तो बोलने मैम हाँ गलत हो जाते हैं। मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने बोल के वो गलत कर हो जाते हैं, तो आपको कभी कभी साउंड का पता नहीं लगता कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो आप इस तरीके से, जैसे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में क्या है हमारे कचट्य तप, तो कचट्य तप आप नीचे से शुरू कर दीजिए कि क वाला जो वर्ग है उसमें क्या होगा, हमारा कंठ से होगा क वर्ग, उसके बाद में पूरा जो वर्ग है वो पूरा कंठ से ही निकलेगा। तो इधर से शुरू करिए, तो सबसे पहले क्या आता है, कंठ आता है, तो क वर्ग कंठ से हो गया। उसके बाद में कंठ के बाद में क्या आती है हमारी, तालु आती है, तो तालु से हो गया हमारा कौन सा, च वर्ग, च छ ज झ इया, तो ये हमारा क्या होगा, तालु से हो गया। उसके बाद में हमारा त वर्ग, तालु के बाद आती है मूर्धा, मूर्धा जिसमें जीभ लुढ़कती है, हमारी जीभ ऐसे र र मुड़ती है जीभ हमारी, तो मूर्धा उसे बोलते हैं। तो जो हमारा ट वर्ग है, 3 वर्ग, जो पहला हो गया हमारा कंठ, कंठ के बाद हो गई हमारी तालु, तालु के बाद आई है हमारी मूर्धा, तो तीसरा जो है ट वर्ग वो हमारा क्या होगा, मूर्धा से हो गया। ट के बाद हमारा कौन सा वर्ग, कचट तप, त वर्ग जो है, फिर हमारे मूर्धा के बाद कौन से आते हैं, दांत आते हैं, दंत, तो दंत वर्ग होगा हमारा। दंत के बाद हमारे तप पैर, प वर्ग जो है वो हमारा क्या आता है, दंत के बाद हमारे ओष्ठ आते हैं, तो वो हमारा ओष्ठ से उच्चारण होगा प वर्ग का, प फ ब भम है। तो नीचे यहाँ से पे बात ऊपर तक जाइए। मास्टर जी मैम, उसके बाद ये जो है ना, इसमें दूसरे अक्षर है ना, ये कंठोष्ठी है, दंतोष्ठी है, यही दिक्कत है, मैं तक तो याद हो जाता है। नहीं, इतना डिटेल्ड में मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है, इतना सिर्फ आप उनका याद रखिए जो आपके सारे जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान याद रखिए। अंतस्थ व्यंजन, हाँ स्वर का भी स्थान आता है, स्वर का स्थान याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ए और आ दोनों कंठ से निकलते हैं, ठीक है। ई और ई दोनों इसके कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तालु से निकलते हैं ई और ई, बड़ी ई और छोटा ई दोनों। उसके बाद में ऊ और ऊ दोनों ओष्ठ का प्रयोग होता है, ऊ ओष्ठ का प्रयोग होता है। उसके बाद में ए और ए जो है वो कंठ और तालु का दोनों का मिश्रण होता है, तो कंठ और तालु है उसका, ए और ए का। उसके बाद में ओ और ओ जो है वो हमारी क्या है, ओ और ओ हमारी कंठ और ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। और र पर ऋषि जो है वो हमारी मूर्धा है, र पे तो हमारी जीभ ट्विस्ट होती है। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है, अगर आप बोले तो मैं बताऊं। हाँ बोलिए अंजू। जैसे कंठ है उसमें ए आ और कै वर्ग आता है और है आता है, तो इसके लिए मैंने बनाना है ए कै है कै है। आपकी वॉइस इको हो रही है। हाँ कोई नहीं, आप ग्रुप में शायद एक बार बता देना, या आपने लिखी हो तो वो भेज देना ट्रिक, ठीक है। मैंने लिखी है तो मैं भेज क्या, मैंने लिखी है तो मैं भेज दूँगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन दोनों का आप याद रखिए कि इनके जो य र ल व और श श स ह, इनके उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है। इनके उच्चारण स्थान का आपको पता होना चाहिए कि य का कहाँ है हमारा तालु, र कहाँ है हमारा मूर्धा, ल दंत, और माइक नहीं बंद करो तो नहीं सुनाई देगा मैम, इसीलिए आ रहा है। जैसे निमिषा जी का माइक ऑन है, केयू का है, दो तीन जगह। अच्छा अच्छा, हाँ तो य तालु, र मूर्धा, उसके बाद में ल दंत, उसके बाद में व दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ वो याद रखना, दंत ओष्ठ। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन में श श श ह, तो अब मुझे शय नहीं पता कि कौन सा शय को क्या बोलते हैं। ल का दंत है, वो उसको क्या बोलते हैं, जो घुंटी वाला शय होता है उसको क्या बोलते हैं शय को, किसी को पता है, शलजम वाला शय। तो शलजम वाला जो शय है वो उसका उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद में हमारा जो षटकोण वाला शय है उसका है मूर्धा। उसके बारे में सिंपल जो शय होता है वो उसका है दंत, और जो ह होता है उसका है कंठ। तो आपको इनका याद रखने, ऊष्म व्यंजन के, अंतस्थ व्यंजन के और स्वर के उच्चारण स्थान, और जो हमारा कचट्य तप है इनके उच्चारण स्थान, ठीक है। मैम और अघोष तघोष और अल्प प्राण वहाँ पर? हाँ
तो आप इसकी जो कचट्टे तप है उसकी एक टेबल बनाएंगे जब आप, तो उसमें ऊपर उधर मतलब इधर क वर्ग क च ट त प इधर वो हो गए हमारे, तो हॉरिजॉन्टल लिखना क ख ग घ ड़, फिर उसके बाद में च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न, उसके बाद में प फ ब भ म। और इधर से वर्टिकल कॉलम्स में ऊपर लिखिए C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। तो इधर लिखेंगे तो आपको तब याद रखना है। मैम मैंने बनाया है। हाँ, तो इस तरीके से याद रखना, ऊपर C1 C2 C3 C5 करके लिख लीजिए इसके क ख ग के पहले ऊपर। तो अल्प प्राण में मैं बता देती हूँ कौन कौन से आते हैं, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, थोड़ा इको हो रही है। तो अल्प प्राण में आते हैं सी वाला जो हमारा कॉलम है वो आएगा C1 C3 C5, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन 11 लव, उसके बाद में 11 स्वर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में बचे हुए आते हैं C2 C4 और हमारे ऊष्म व्यंजन श श स ह, ठीक है। उसके बाद में घोष या उसको सघोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष दोनों ही सेम चीज़ है। तो घोष में हमारे आते हैं 11 स्वर हमारे घोष में आते हैं। उसके बाद में C3 C4 C5, उसके बाद में य र ल व और है भी इसी में ही आता है। अघोष में हमारे कौन से आते हैं C1 C2 और तीनों प्रकार के श, ये हमारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं, ठीक है। एक बार वाक्य शुद्धि में जो सेंटेंस आए थे उनका एक बार बात कर लेते हैं। जैसे आया था प्रदर्शनी में अनेक कलाकृतियाँ दिखाई गई, तो इसमें था कि कहाँ पे त्रुटियाँ हमें ढूंढनी थी, तो प्रदर्शनी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, तो प्रदर्शनी आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आया था कि हमें हर परिस्थिति में आशा बनाए रखनी चाहिए, तो आशा बनाए रखनी चाहिए, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग संबंधी त्रुटि थी, आशा बनाए रखना चाहिए इस तरीके से आ रखी थी, तो पता है सबको कि आशा बनाए रखनी चाहिए, तो स्त्रीलिंग आएगा इसमें, तो वो त्रुटि थी। मेरे जितना विद्यार्थी है सभी सदाचारी हैं, तो मेरे जितना विद्यार्थी है सभी सदाचारी हैं, इसमें पूछा था कि कौन सा, इसमें विशेषण की त्रुटि पूछी थी, संबंधवाचक विशेषण की कहाँ त्रुटि है। तो संबंधवाचक विशेषण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? संबंधवाचक विशेषण को इंग्लिश में रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे मेरा, हमारा, इस तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको संबंधवाचक विशेषण बोलते हैं। तो उसकी त्रुटि पूछी थी इसमें, तो कि इसमें त्रुटि नहीं है। तो ये था मेरा जितना विद्यार्थी है सभी सदाचारी हैं, तो मेरे जो है ये हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो संबंधवाचक वो है, क्रिया विशेषण वो संबंधवाचक विशेषण है, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद में चिड़िया इधर उधर उड़ रही है, तो चिड़िया क्या है, हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन का पूछा था। उसके बाद में आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो इसमें पूछा था चिड़िया वाले में क्या त्रुटि थी मैम, चिड़िया इधर उधर उड़ रही, इसमें क्या त्रुटि रही? इसमें सिर्फ ये पूछा था कि कौन सा एक वचन है, सब बहुवचन के सेंटेंस दे रखे, तो चिड़िया तो एक सिंगल है, तो पूछा था एक वचन कौन सा है इसमें, तो वो चिड़िया। उसके बाद में आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो इसमें पूछा था कि आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से में है, तो धीरे धीरे हमने पढ़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे धीरे, तेज, इस तरीके से। उसके बाद में पूछा था आगामी बैठक कल होगी, तो उसमें था आगामी बैठक, आगामी नहीं होता, आगामी होता है, तो सिर्फ आ का डंडा नहीं लगा था, तो वहाँ पे वो त्रुटि थी कि आगामी गलत लिखा हुआ था। उसके बाद में उपभोग सृजन का चरण बने तो वह भी वारण्य है, तो वारण्य, यहाँ पे वारण्य की त्रुटि थी, वर्तनी त्रुटि थी। वारण्य कैसे लिखते हैं, आ का डंडा नहीं लगता, वरण्य, व र ए और ड और ये, आ का डंडा नहीं लगेगा उसमें, तो उसमें दे रखा था, तो वहाँ पे वो वर्तनी त्रुटि थी। उसके बाद में पूछा था अपने अधिकार, शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर तेरी उज्जयिनी सो रही है,
तो इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि, तो यहाँ पे शक्ति गलत लिखा हुआ था। शक्ति पे त पे बड़ी ई की मात्रा चढ़ी हुई थी, तो शक्ति पे क्या आती है, त पे छोटी ई की मात्रा आती है, तो शक्ति गलत है। वर्तनी त्रुटि, काफ़ी ज़्यादा वर्तनी त्रुटि के पूछे गए हैं, तो जितना आप वर्तनी त्रुटि वाक्य शुद्धि में वही सब हेल्प करेंगे। वर्तनी आपकी जितनी सही होगी तो वो बहुत हेल्प करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन वो पूछे गए थे। जैसे उसे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान है, तो व्यावहारिक तो आ का डंडा उसमें लगेगा। सिंपल लिख देते हैं व्यवहारिक, व्यावहारिक तो आ का डंडा लगता है उसमें, वो वहाँ त्रुटि थी। उसके बाद में यह घर मोहन का है, हाँ अंत्याक्षरी वाला भी पूछा था, तो 2 में पूछा था ये अंत्याक्षरी वाला, तो अंत्याक्षरी लिखना आना चाहिए किस तरीके से हम लिखते हैं। उसके बाद में यह घर मोहन का है, तो उसमें पूछा था कि कौन सा विशेषण बताना, मतलब विशेषण संबंधी किसमें त्रुटि है, तो ये कौन सा विशेषण है, कोई बताएगा। यह घर मोहन का है, कौन सा विशेषण है इसमें, और कोई। इसमें जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। यह घर मोहन का है, तो यह जो है इसमें वो सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है वह जाएगा तो निश्चित है कि लौटकर कभी नहीं आएगा, तो इसमें ज़रूर मैंने कोई त्रुटि इसमें ढूंढ दी थी, पर इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर लिख रहा है त्रुटि ढूंढो और उसमें एक ऑप्शन है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई त्रुटि जेन्युइन में ना ही हो उसमें, तो ज़बरदस्ती त्रुटि भी नहीं ढूंढनी है। तो जिसमें नहीं है तो वो नहीं भी है, तो हर चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं ढूंढनी है फिर। मैम कभी-कभी ना 2-3 सेंटेंसेस में त्रुटि दिखती है, फिर उसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा कि शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है। हाँ, तो वो काफ़ी बार हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं कि शुद्ध पूछा अशुद्ध पूछा, और फिर 3 में त्रुटि हमें पूछा शुद्ध होता है। फिर नेक्स्ट है रविवार को सभी छात्रों को पाठशाला में उपस्थित रहने के लिए कहा दो। कहा दो क्या होता है, कह दो या फिर कहो। कहा दो क्या होता है, तो वहाँ पे क्या थे, क्रिया संबंधी त्रुटि थी उसमें, तो कहो सिंपल था उसमें। तुम्हारी जेब खाली है, इसमें पूछा था लिंग संबंधी त्रुटि। तुम्हारी जेब खाला है या फिर खाली है, खाली है, स्त्रीलिंग आएगा। सड़क पर कोई घूम रहा है, तो इसमें पूछा था एक वचन संबंधी त्रुटि। तो सड़क क्या है हमारी, एक वचन है, सड़क पर कोई घूम रहा है तो रहा ही आएगा, एक वचन आएगा। उसके बाद में भ्रम कभी सत्य प्रतीत होता है, कभी असत्य प्रतिभासित होता है, तो इसमें क्या प्रतीत गलत लिखा हुआ था, त पे छोटी की मात्रा चढ़ी हुई थी, तो प्रतीत में क्या होता है, बड़ी की मात्रा होती है, तो वर्तनी संबंधी त्रुटि थी इसमें। यहाँ घरों में कई लोग रहते हैं, तो पूछा था बहुवचन कौन सा है, तो घरों रहते हैं, तो दोनों बहुवचन है, तो बहुवचन संबंधी वो वाक्य कौन सा है ये पूछा था, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो गया। आपका मकान बड़ा है, तो इसमें पूछा था लिंग संबंधी कौन सी त्रुटि है, तो आपका मतलब बड़ा ही है आएगा, मकान बड़ा है पुल्लिंग है, तो वो था इसमें। उसके बाद में मिर्च तीखा है, तो इसमें मिर्च तीखी है या तीखा है, क्या आएगा, हाँ तो तीखी आएगा, उसमें तीखा दे रखा था। आप इतना क्यों घबराते हैं हो, आप इतना क्यों घबराते हो, तो इसमें पूछा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो सब में अलग अलग लिखा हुआ था। तो इतना जो है तो कोई मेजर करें कि इतना क्यों घबराते हो, तो इतना से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद में झूठ बोलना, परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित रहता है, तो थोड़ा डिटेल में पूछेंगे क्या? पूछ सकते हैं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, वहाँ से कोई कुछ इस तरीके से आप वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। झूठ बोलना पाप है, तो झूठ में ट लिख रखा था, जबकि ठ आता है वहाँ झूठ में, तो वहाँ से वो इतनी छोटी सी हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमें ऑप्शंस में पकड़नी थी, चारों ऑप्शंस में, कि वो झूठ ही गलत लिख रखा था, ट की जगह मतलब ठ की जगह ट लिख रखा था झूठ में। उसके बाद में अलमारी टूट गया है, तो अलमारी टूट गई है, क्योंकि स्त्रीलिंग है ये अलमारी, तो लिंग संबंधी त्रुटि थी। अमृता पार्क में खेल रही है, तो अमृता पार्क में खेल रही है में क्या आएगा हमारा, कि ये स्थानवाचक है, कहाँ खेल रही है, पार्क में खेल रही है हमारी, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। तो ये इजी है वैसे आइडेंटिफाई आते हैं। सबसे ज़्यादा वर्तनी शुद्धि मतलब वर्तनी शुद्धि पे जितनी आपकी कमांड होगी उतना ही बेटर रहेगा।
और सबसे ज़्यादा मुहावरे पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ज़ोर दिया था। अब की बार कह नहीं सकते क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, पर पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा मुहावरे, गूलर का फूल होना पूछा था, लापता होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, भानमती का पिटारा, भरी थाली में लात मारना, मिजाज नहीं मिलना, और पहाड़, उसमें क्वेश्चन था कि संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, उसकी इच्छा के बिना एक पहाड़ तक नहीं टूटता। तो ये कहाँ होता है, पहाड़ तक नहीं टूटता, तिनका तक नहीं हिलता ऐसा सुना है, पहाड़ तक नहीं टूटता ऐसा तो नहीं सुना। तो वो वहाँ पे त्रुटि थी। अंगार बरसना, हम बोलते हैं अंगारे बरस रहे हैं, आज तो इतनी गर्मी है, धूप है, तो उसका क्या था, कड़ी धूप पड़ना, अंगारे बरसना। खून ठंडा होना, खून ठंडे होने का क्या मतलब, भयभीत होना। इंग्लिश में भी है गेट कोल्ड फीट, तो पैर हमारे ठंडे हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं हम, तो भयभीत होना। नाकू चने चबवाना, परेशान करना। बेबैंदी का लोटा, जो कभी इधर, उसका कोई फर्म ओपिनियन नहीं है उसका, तो बेपैंदी का लोटा है वो। अंधेरे घर का उजाला, तो घर में एकमात्र पुत्र होना। दाल में काला होना, संदेह होना। सिंपल है ये तो, लकीर का फ़कीर होना, जो पुराने ही रीति रिवाजों पे चलता हो, कोई चेंज ना करता हो। उसके बाद लाभ ही लाभ होना, मतलब चांदी होना। उसके बाद में बात का धनी होना, वायदे का पक्का होना। इंग्लिश में भी है जैसे मैन ऑफ वर्ड्स, ईडियम, तो मतलब जो अपना प्रॉमिस पूरा करे, तो मैन ऑफ वर्ड्स। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, उसमें ये सारे के सारे उसमें भी दे रखे हैं मैंने जो शेयर करी है। तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना। ताक पर रखना, मतलब इग्नोर करना या व्यर्थ समझ के किसी को दूर हटाना, ताक पे रख देना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मुहावरे पूछे गए थे। ठीक है, मैम इसको फोटोज भेज दें इसकी प्लीज। किसके? ये जो आपने दिखाया। ये तो बस मैंने इसी का एनालिसिस ही करा था कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, भेज दूंगी मैं। जैसे विशेषण में पूछा था कि मोहसिना बहुत सुरीला गाती है, तो इसमें पूछा था, बीच में दे रखा था सुरीला की जगह अच्छा गाती है, या अलग अलग टाइप से शब्द दे रखे थे। तो गाने के साथ में सबसे सूटेबल कौन सा बैठता है, तो मेरे हिसाब से सुरीला ही सबसे अच्छा है। सुरीला अच्छा, मतलब अच्छा गाने से अच्छा सुरीला गाना ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसलिए इसमें क्या था, सुरीला गाती है। उसके बाद में गुणवाचक विशेषण को लेके क्वेश्चन पूछा था, तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, सफ़ेद रुमाल गुणवाचक है, गोल डब्बा गुणवाचक है, दानी व्यक्ति गुणवाचक है, और एक क्वेश्चन था, मतलब एक ऑप्शन था उसमें नहीं था गुणवाचक, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो। संप्रदान कारक में कारक से पूछा था। उसके बाद में लिंग से क्या पूछा था, लिंग से पूछा था यह छोटा कमरा है, तो पुल्लिंग पूछा था, तो छोटा कमरा ही आएगा उसमें। कवि का पूछा था, कवि का क्या होता है, स्त्रीलिंग, कवयत्री होता है, उसको लिखते कैसे हैं वो भी। तो दही खट्टा होता है या खट्टी होती है, तो दही खट्टा होता है, पुल्लिंग होता है। उसके बाद में पत्थर मारने से पेड़ का टहनी टूट गया, तो पेड़ की टहनी टूट गई, तो स्त्रीलिंग संबंधी इसमें त्रुटि थी। अभिमानी का अभिमानी होता है, तो लिंग संबंधी त्रुटि हैं, ये भी इजी है। वाक्य संरचना जो मैं बोल रही थी, मैंने एक्स्ट्राज में लिखा है कि जिसमें वाक्य संरचना एक टॉपिक है, जिसमें वाक्य के भेद की बात कही गई है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, तो ये 3 वाक्य। तो एक क्वेश्चन पूछा था सरल वाक्य से, 84 क्वेश्चन नंबर है सरल वाक्य से, तो उसमें पूछा था इनमें से सरल वाक्य इसका क्या बन सकता है, तो इतना कहने पर भी वह नहीं आया। तो आप एक बार सरल, संयुक्त और मिश्रित को भी पढ़ लें, वाक्य को, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, वचन का तो बता दिया मैंने, वाक्यांश के लिए एक शब्द में बता ही दिया मैंने, विलोम हो गया। पर्यायवाची में, पर्यायवाची भी इस तरीके के पूछे थे, तो एक तो ये मैंने छोड़ ही दिया था, उन्माद, उन्मद, उन्मन करके पूछा था, उन्मेष, तो मेरे को कन्फ्यूजन थी इसमें, तो वो मैंने छोड़ ही दिया था। तो उन्माद का मतलब क्या होता है, जुनून होना। उन्मद क्या है, उन्मत्त था इसका पर्यायवाची। उन्मन का उदास था, और उन्मेष का मतलब वृद्धि या प्रकट होना या आंखें खुलना। फिर शिष्ट का पूछा था, शिष्ट का क्या होता है पर्यायवाची, विनीत होता है। फिर विक्षोभ का पूछा था, विक्षोभ का मतलब होता है वियोग, दुख मनाना, अलाप करना। उसके बाद में घोड़े का तो हमने पढ़ाई है, हे होता है। ममता का पूछा था, वात्सल्य ममता का होता है। बरखा का हम पढ़ते हैं, बरखा का वर्षा होता है, तो ये सब पर्यायवाची भी आए हुए थे। तो पर्यायवाची काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर्यायवाची भूल जाते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं आज का सेशन। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए 5 मिनट में।
पूछना किसी को कुछ? नो मैम। मैम कल वाला यूट्यूब से कर लो, आप पहले से देख लेंगे। नहीं, अब कल तो नहीं होगा। मैं 2 ही सेशन बोला था मैंने, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो हिंदी का ओवरऑल मैंने बता दिया कि ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं। एक इंग्लिश का लूँगी मैं सेशन। आवाज आपका माइक बंद कीजिए। निमिषा जी माइक बंद कीजिए। मैं बोल रही हूँ ना अभी। नहीं, आप बोल के तुरंत बंद कीजिए। जब मैम बोले तब बंद रखिए, फिर वापस कर लीजिए। उसमें क्या आपको भी अच्छा सुनाई देगा, सबको अच्छा सुनाई देगा। तुरंत बंद कर दिया। हाथों जैसे मैंने बोला, मैं तुरंत बंद कर रहा हूँ। मैम बोलेगी तब तो बंद ही रहेगा। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वो वही है, थोड़ी आवाज़ इको हो जाती है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो मैं 2 ही सेशन लूँगी। एक हिंदी का मैंने ले लिया। लास्ट में एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले एक और सेशन लूँगी। उसमें जो डाउट हैं वो सिर्फ डाउट वाले सेशन रखेंगे हम, ठीक है? मैम इंग्लिश के लिए आप कुछ बताएंगे प्लीज? इंग्लिश का अलग से कुछ सेशन लेके या फिर ऐसा कुछ? मैं एक क्लास लूँगी इंग्लिश की। अभी हिंदी के लिए मैंने ओवरव्यू दे दिया, ऐसे ही इंग्लिश का भी दूँगी। इंग्लिश के पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। 2024 की पेपर को मैं अभी हिंदी का ही किया था मैंने, एनालाइज़ करूँगी। उसके बाद में मैं वो भी डिस्कस करेंगे। आप वो क्वेश्चन पेपर अपने पास में रखना, वो फिर हम पर क्वेश्चन बात करेंगे कैसे कैसे डील करना, क्लोज टू टेस्ट को कैसे डील करना, कॉम्प्रहेंशन को कैसे डील करना, कहाँ क्या आंसर मिलेगा, वो हम बात करेंगे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। और बाकी मैंने जो प्लेलिस्ट शेयर करी है, जो भी मटेरियल आपको या जो जहाँ से भी, अभी तो आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आपने अपनी तैयारी करी है, सिर्फ उसको रिवीजन करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए अभी, ठीक है? हाँ मैम, एक्चुअली एक यही पूछना था कि जैसे अभी मैंने रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट हो गया था। बट मैम जैसे अभी आपने जो प्लेस लिस्ट वगैरह शेयर की उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैम कैसे प्रेफर करना चाहिए? जैसे आपकी जो नोट्स प्रोवाइड की पहले उनको पढ़ना चाहिए, या फिर अगर उन प्लेलिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वीडियो को देख के करना चाहिए? प्लीज सजेस्ट। टॉपिक वाइज करिए आप, टॉपिक वाइज करिए। मैंने जो टॉपिक्स की लिस्ट दी है, हिंदी की दी है, इंग्लिश की भी अभी दूँगी, तो टॉपिक वाइज करिए आप। तो हर एक तो उसमें टॉपिक की जैसे देखते मैम जाइए और नोट्स बनाते जाइए। नहीं, उसमें मैम जैसे वीडियोस वगैरह देखना सही रहेगा, या फिर जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपके पास उनसे टाइम है ज़्यादा तो सही? देखिए, अगर इस बार एलिजिबल हैं आप या नेक्स्ट टाइम के लिए। मैम इसी टाइम पे वैसे मेरा PhD हो गया था, बट मैम इस टाइम में एलिजिबल हूँ, तो एक ट्राई देने के लिए सोचा है मैम, प्लीज़। अच्छा, तो देख लीजिए आपसे जितना हो रहा है, जितना प्लेलिस्ट हो पा रहा है उतना करिए, नहीं तो आप ने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से कर लीजिए। टॉपिक वाइज जाएंगे तो सही रहेगा। अपना पर टॉपिक अपना डेली ख़त्म करते जाइए। ये हो गया, किसी भी वीडियो से कर लीजिए। आप यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करिए, जो भी वीडियो से समझ में आ रहा है वहाँ से कर लीजिए, ठीक है? बाद में मैम मैंने 2024 का अभी जो मॉक किया था टेक्स्ट बुक पे, तो मेरा मैम 151 समथिंग स्कोर हो रहा था मैम, तो उसके बेसिस पे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, तो 151 हो रहा है आपका, तो एग्ज़ाम में 160 प्लस होगा, पर आपको 160 प्लस से अभी काम नहीं चलने वाला। 170 177 वालों के भी नहीं हुए हैं। पेपर 2 में आप कितना कवर कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको पेपर 1 में तो 180 प्लस का टारगेट रखना ही पड़ेगा। 180 का आप टारगेट रखेंगे तब आप 170 से 180 के बीच में लैंड अप कर पाएंगे। तो टारगेट 180 का रखेंगे तब 170 से 180 आए। तो आप मिस्टेक्स को एनालाइज करिए और उन पर फिर काम कीजिए। मैम टोटल कट ऑफ कितना रहता है पेपर 1 प्लस पेपर 2? शेयर तो किया है मैंने ग्रुप में, वो देख लेना आप। मैम आपके कैसे, मैंने पेपर 1 में कितने बने थे, पेपर 2 का अभी पता नहीं चलेगा। नहीं, पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट पता चल गया। मेरे पेपर 1 में 174 थे, पेपर 2 में 102। वो कैसे आइडिया हुआ मेरिट देख के? हाँ, उसमें दे रखा है। चलो माइक के लिए बुरा मत मानना, एक्चुअली जिनके बच्चे हैं वो थोड़ा बेटर जानते, क्लास होती है, हमें आइडिया है। ठीक है। निमिषा बुरा मत मानना। ये बुरा नहीं माने, यहाँ सब मैच्योर है। मैं पीजी करके आए, कोई बच्चा नहीं, इतना सवाल बिल्कुल, वो तो बात सही है। चलिए सब लोग आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। कौन है आप? कौन है एक्सेप्शनल? कौन है साहब इधर? अभिषेक है। हाँ, तो आप सिकंदर से मैसेज कर लेना आप, ठीक है? क्या जुड़ जाएंगे आपस में? हाँ, ग्रुप से जुड़ जाना। कहाँ से सर? मैं जोधपुर